हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो बच्चों फिर से एक बार हम फिज़िक्स के सॉल्यूशन लेके आए हैं। पीसीबी जो हुआ है टेस्ट आज का, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट नीट को लेते हुए, इसमें फिज़िक्स का पोर्शन था बच्चों मॉडर्न फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएम वेव। तो इनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पेपर और पेपर की आंसर की दोनों डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आओ बच्चों पेपर का सॉल्यूशन चालू करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो सॉल्व करें और देखें कि आंसर क्या आ रहा है, प्रैक्टिस करें नीट के लिए। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ट्रिपल्ड कर दी गई है। वेवलेंथ लैम्डा के बारे में बोला गया है बच्चों। लैम्डा की वैल्यू h/p होती थी। p मोमेंटम या संवेग होता था और उसको √2m k भी बोल सकते थे, है ना। और k को 3 टाइम्स कर दिया है तो लैम्डा जो है वो 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, रूट के अंदर k है और रूट के अंदर 3 कर दिया है तो लैम्डा हो जाएगा 1/√3 टाइम्स, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सिंपली फॉर्मूला बेस था, मैटर वेव्स में पढ़ाया जाता है आपको द्रव तरंगों में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है डेविस जर्मन एक्सपेरिमेंट था, है ना, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति या वेव नेचर का पता लगा था। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पूछा था, तो वहाँ पे जो अपने पास विवर्तन होता था, जो डिफ्रैक्शन होता था बच्चों, वो 50 डिग्री पर मैक्सिमम होता था और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना पड़ता था, 54 वोल्ट लगाना पड़ता था। तो वो आपको पढ़ाया हुआ है, डायरेक्टली याद होगा तो आंसर आ जाएगा, सेकंड का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन और अल्फा सेम एनर्जी का है। तो लैम्डा का फॉर्मूला बच्चों आया था h/√2m k, ये फॉर्मूला था। h सेम है, 2 सेम है, k सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो लैम्डा जो है वो 1/√m k प्रोपोर्शनल या समानुपाती आ जाएगा। तो लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा लिखोगे तो रूट तो आएगा ही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अल्फा का मास ऊपर और प्रोटोन का मास नीचे लिखना पड़ेगा। अल्फा का मास 4 तो √4/1 यानी 2:1, 2:1। फर्स्ट इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्स ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, इसमें ई हटा दो तो यही 4 वोल्ट ही इसका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव हो जाएगा। फोर्थ का आंसर सेकंड आ जाएगा। सिली मिस्टेक मत कर देना कि ये 6 है, ये 4 वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, 6 - 4 2 आ गया, 2 आंसर टिक कर दिया। क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना, सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब पेपर आसान आएगा सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बन जाएंगे, है ना। तो ये 4 काइनेटिक एनर्जी या अधिकतम गतिज ऊर्जा दे रखी है, इसको रोकने के लिए 4 वोल्ट लगाना पड़ेगा आपको, यही सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में आती है। बच्चों विजिबल रीजन में जो सीरीज आती है वो बाल्मर सीरीज आती है। केमिस्ट्री में आपको कई बार इसमें बताया भी गया होगा। ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आती है और ये पाश्चन और पीफुंड ये सब आती हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, केमिस्ट्री वाले बताते भी हैं। फिफ्थ का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और सिक्स्थ क्वेश्चन में एक अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब 2He4 या अल्फ़ा को अल्फ़ा ही मान लो, चलो अल्फ़ा पार्टिकल है। इसको अपन ने एनर्जी दे रखी है 12 mv² और दूर एक न्यूक्लियस है, ये Ze है। बताइए ये अल्फ़ा पार्टिकल जब इसके पास आएगा तो पास आते आते किसी एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस भी प्लस चार्ज है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। वेग घटते घटते एक बिंदु पर वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी इस पॉइंट पे अगर 0 हो गई, बस वही डिस्टेंस, वही दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, आर मिनिमम। तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा दीजिए।
तो बताइए इसमें सबसे पहले एनर्जी थी ½ mv², है ना, और शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लास्ट में वेलोसिटी होगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, लास्ट में केवल स्थितिज ऊर्जा, लास्ट में केवल पोटेंशियल एनर्जी ही आने वाली है। तो कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा? के Q1 Q2 या के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए ये आर और ये अगर अपन बोले एम, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, व्युत क्रमानुपाती दिख रहा है, इसीलिए 6th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली देख लेना, और कोई भी रिलेशन देखोगे गलत ही आ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन, और 6 के बाद 7th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो 7th क्वेश्चन में बच्चों देख लीजिए, आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन n=4 से n=2 तक, तो वेवलेंथ कितनी आएगी? तो बच्चों फॉर्मूला है 1/λ = r, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। बस आंसर आ जाएगा। तो 1/λ = r, ये 16 है तो ऊपर आ जाएगा 16 - 4, और नीचे आ जाएगा 16 × 4 यानी 64 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो लैम्डा का आंसर मेरे को दिख रहा है 64 अपॉन r × 12, 64 r और 12 4 से कैंसिल करोगे तो ये 16 आएगा, ये और ये 3 आ जाएगा, तो 16/3r, 16/3r यानी 7th का आंसर आप देखोगे सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या क्या एमिशन होगा। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? z, z किस में बदला? z+1 में। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला होगा? बीटा माइनस निकला होगा, यहाँ पे बीटा क्षय होगा, है ना। हमने याद कराया माइनस में +1 हो जाता है, प्लस में -1, तो बीटा डीके हो जाएगा। अब बताओ a कन्वर्ट हो गया a-4 में। बच्चों बीटा और गामा दोनों में ही a चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे होना हो अल्फा होगा, और बाद में a-4 और z-1, a-4 z-1 कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब गामा आ जाएगा। तो बीटा, अल्फा और गामा, यानी कि 8th क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन देख लीजिए। तो 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है हाफ लाइफ। बच्चों हाफ लाइफ का फॉर्मूला कितना होता था? ln2/λ, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला कितना होता था? 1/λ, यही पूछा हुआ है। ln2/λ, 1/λ, 9th का सेकंड आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स वो मत कर देना। वॉल्यूम पूछा है न्यूक्लियस का, नाभिक का आपसे नाभिक का वॉल्यूम या आपसे नाभिक का आयतन पूछा हुआ है। r = r0 a⁻⁴ ये रेडियस या त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, लेकिन वॉल्यूम में r³ आता है, आयतन में क्या आता है? 4/3 πr³। तो बच्चों दोनों तरफ अगर क्यूब करोगे तो r³ केवल a पर डिपेंड करेगा, a पर निर्भर करेगा, इसीलिए 10th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। वॉल्यूम या आयतन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 10th के आगे 11th क्वेश्चन पे आइए, 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेकिंग से अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बताई गई है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर होने वाला है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होने वाला है, जिसको आप नेज अर्धचालक भी कह सकते हैं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी में शुरुआत में ये लिखवा देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाओ। बच्चों 12 में क्या बोला हुआ है? टेम्परेचर 300 केल्विन। अब 300 केल्विन का मतलब क्या होगा?
300 माइनस 273 27 डिग्री सेल्सियस, और बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस। बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल्स या चालक उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन या टक्कर बढ़ जाती है चालक में। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में उसका उल्टा होता है ना, और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब उनका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए 12th क्वेश्चन का आंसर वो फर्स्ट आने वाला है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है मेटल में, चालक में, या फिर उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ऐसा मान लो, इनका अल्फा नेगेटिव होता है, तो वो याद होना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए अपन। 13th क्वेश्चन में बच्चों फॉर्मूला होता है Ni² बराबर Ne इंटू NH। आपको एक्सेप्टर मतलब होल्स NH ये दिया हुआ है, Ne NH की वैल्यू 10⁻21 और इंट्रेंसिक 10⁻19, तो Ni की वैल्यू 10⁻19 का स्क्वायर, बोलो 10⁻19 का स्क्वायर 10⁻38 हो जाएगा, और नीचे 10⁻21 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10⁻17। आंसर या उत्तर कितना हो जाएगा, 10⁻17 आ जाएगा। 38/21 मतलब 10⁻17, ये इसका आंसर आ जाएगा 13th क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला हुआ है, कॉमन एमीटर दिया हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है आपको अक्रॉस 500 ओम कलेक्टर। तो कलेक्टर में बताइए V = IR, I की वैल्यू V/R, और V दिया हुआ है 0.5, V दिया हुआ है 0.5, R की वैल्यू दी है 500, तो पॉइंट से हटाऊंगा मैं, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये IC की वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर बच्चों, है ना, क्योंकि कलेक्टर के लिए ही लगाया है ये, तो IC की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब रेशियो ऑफ कलेक्टर टू एमीटर, IC/IE की वैल्यू वो आपको दे रखी है 0.96, IC/IE की वैल्यू 0.96 दे रखी है, तो IE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IE की वैल्यू निकाल सकते हो IC। अब IC 1 मिली एम्पेयर था, तो 1/0.96 इतना मिली एम्पेयर, ये IE आ गया है बच्चों, है ना। और अपने को बेस करंट चाहिए, तो बेस करंट की वैल्यू IE बराबर IB प्लस IC, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, IE बराबर IB प्लस IC। IE की वैल्यू है 1/1/0.96 बराबर IB, वो तो निकालना है, और IC की वैल्यू है 1, ये सब मिली एम्पियर में है। 1 को दूसरी तरफ ले आओगे तो IB की वैल्यू मेरे को समझ में आ रही है, IB की वैल्यू आ जाएगी 1/0.96 माइनस 1, यानी कितनी आ जाएगी 1, मतलब 0.96 एलसीएम ले लोगे और ऊपर आ जाएगा 0.04, है ना, क्योंकि 1 माइनस 0.96, तो 0.04/0.96 मतलब 4/96 आ गया मिली एम्पियर में, 4/96 मिली एम्पियर में। 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1/24 मिली एम्पियर 14th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान से, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आपको पकड़ में आ जाएंगे तो मानिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, चलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो 15 में 0 और 0 0 दे रहा है, 0 और 1 भी 1 दे रहा है, 1 और 0 भी 1 दे रहा है, तो क्या इनके बीच में प्लस लगा सकता हूं मैं, और 1 और 1 भी 1 दे रहा है, तो बताओ प्लस लगाने पे आ रहा है ये, तो और गेट हो जाएगा ये, और गेट मतलब 15 का आंसर आप देखोगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा, और गेट हो जाएगा, प्लस लगाने पे आ रहा है, ट्रुथ टेबल। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तो इसी में 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, 16 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया है, गेट 1 आउटपुट, यहाँ से 1 चाहिए। ठीक है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है ना, एंड, तो यहाँ पे, और ये कौन सा गेट है, ये और है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो A प्लस बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा C, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या
ए प्लस बी डॉट सी, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास। सी को 0 रखोगे तब तो 0 ही मिलेगा हमेशा, सी को 0 रखोगे 0 ही मिलेगा, हमें तो 1 चाहिए, तो सी को 0 रखने पे 0 ही आएगा, ऑप्शन ही एक आ गया, क्योंकि सी 0 हो गया, 0 डॉट कुछ भी करोगे 0 ही आता, तो फिर थर्ड ही आंसर आएगा, और क्या है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। आगे चलिए, 16 का आंसर तीसरा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 17 पे आ जाइए। 17 में क्या बोला हुआ है कि Q वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और Q वैल्यू मतलब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब अल्फ़ा डीके होता है ना, तो हमने आपको बताया था लगभग सारी एनर्जी अल्फ़ा के पास रहती है। ऐसा सोचिए, अल्फ़ा में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है, उससे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है और एक भारी न्यूक्लियस निकलता है, और काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा द्रव्यमान या मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने आपको लिखवाया हुआ है, क्योंकि अल्फ़ा का मास बहुत कम होता है, तो लगभग सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के पास होगी। तो वो आंसर टिक कर दो जो एक तो 5.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी तो 5.5 ही है, लेकिन 5.5 के बहुत पास हो। 5.5 के बहुत पास कौन सा है? 5.4। कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत कर सकते हो, है ना, मास नंबर क्योंकि 220 दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और मास इन्वर्स रेशियो में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की, काइनेटिक एनर्जी जो भी दूसरा रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसकी, तो न्यूक्लियस का मास वो 216/4। ये कैसे आ गया? क्योंकि अल्फ़ा का मास 4 होगा, तो 220 में से 4 अगर अल्फ़ा है तो फिर ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 अगर अल्फ़ा है तो बचा हुआ 216 किसका हो जाएगा? न्यूक्लियस का। और अल्फ़ा की एनर्जी चाहिए तो रेशियो में बांट दो, कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 216/220 इंटू 5.5 ये आएगा। और लगभग आपको बोला ना, ये 5.5 के बहुत नज़दीक, वही आंसर टिक कर दीजिए। बाकी कैलकुलेशन तो बताइए मैंने आपको। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 18 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स इनसे बाहर निकलते हैं तो इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वो डिपेंड करती है कि फोटोन कितनी एनर्जी का आ रहा है। ज़्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा एनर्जी का फोटोन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट सोर्स या जो भी आपतित फोटोन है उसकी आवर्ती पर निर्भरता होने लग जाएगी। ठीक है ना? तो ये अपने पास आंसर इसका आ जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। 19 में क्या बोला हुआ है? वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। इधर सॉल्व कर लेता हूँ। फाई की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आ रही है, तो एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। hc होता है 12400। इसको 3000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 12.4/3 दिख रहा है ये मेरे को, है ना। 0 से पॉइंट लगा दिया, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आ रही है। 4.1 की एनर्जी आ रही है, वर्क फंक्शन 1 का है, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3.1 बाकी रह जाएगी, है ना। नहीं समझ में आ रहा हो, एनर्जी आ रही है 4.1 की, वर्क फंक्शन है 1 का, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वो 3.1 की आ जाएगी। ये अधिकतम गति जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आगे सॉल्व कर लेता हूँ क्या पूछा हुआ है। 3.1 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गति ऊर्जा होगी। ये हमारे पास है। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है, हमें अधिकतम वेग निकालना है। तो वेलोसिटी हो जाएगी 12 mv²। यही काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर आई थी? 3.1, है ना, या 3 लिख लीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। बच्चों सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन का वो 9 इंटू 10⁻⁻31, नीचे 2 है ही, इधर v² है ही, और इक्वल्स टू के आगे यही सब लिखा हुआ है ना। इसको मैं वापस से चलो लिख ही देता हूँ। या आप ऐसे बताओ, 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6, ये 1.6 को ना मैं 1.5 मानता हूँ, 3/2 हो जाता, 3 इंटू 3/2 लिखा हुआ है। 3 इंटू 3/2 मतलब ये 9/2 ही लिखा हुआ है, तो इधर भी 9/2 लिखा हुआ है इंटू 10⁻⁻19। तो ये 9/2 से 9/2 कैंसिल हो गया, तो v² कितना बाकी रह जाएगा? एक तरफ -19 है और -31 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 31 - 19 आ गया बच्चों ये।
31 माइनस 19 होता है 12, 10 की पावर 12, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 6, 19th का आंसर कितना आ जाएगा 4th आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, एनर्जी रिसीव्ड, एक एनर्जी दे रखी है आपको 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये एनर्जी दे रखी है ना। इसको हम 2 इंटू 4.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट बोल सकते हैं, है ना। कैलोरी को मैंने जूल में बदल दिया, तो ये कितना आ गया 8.4, और यूनिट तो है ही अपने पास, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। ये इंटेंसिटी या तीव्रता दे रखी है कुल मिला के, आप ऐसा मान सकते हो। वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आएंगे। तो बच्चों ये बताइए, आप NHC बाय लैम्डा, ये एनर्जी होती है, और इसी को मैं इसके बराबर लिख रहा हूँ, किसके बराबर 8.4, 8.4 जूल और पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट। ठीक है, ये HC बाय लैम्डा, HC बाय लैम्डा तो जूल में होगा, HC बाय लैम्डा तो एनर्जी है, जूल में हो जाएगी, तो ये n आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और आपसे पूछा भी यही है, नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। तो यूनिट्स आप देख लेना, HC बाय लैम्डा तो क्या हो गया जूल हो गया, और n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन की संख्या, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट को बराबर किया गया है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो मैं दूसरे पेन से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन दिख जाए। तो एक तरफ तो 8.4 लिखा ही हुआ है, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना। इक्वेशन याद कर लेना, 8.4 की वैल्यू कितनी है, NHC बाय लैम्डा के बराबर 8.4 की वैल्यू, है ना। इसको हटा देते हैं अपन, और अब वापस से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.4 की वैल्यू बराबर है N और HC बाय लैम्डा, लैम्डा दे रखा है आपको 5500, HC बाय लैम्डा को अपन लिख सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, बट ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस यहाँ से जो भी n आ रहा है वही आपका आंसर है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आंसर आएगा 8.4 इंटू 55, 8.4 इंटू 55, और नीचे आ जाएगा 124 इंटू 1.6, और 10 की पावर 19 आ जाएगा बच्चों ऊपर, 10 की पावर 19 वो आ जाएगा ऊपर। तो 10 की पावर 19 तो है ही 2 में, तो इसका आंसर वो आप निकाल लीजिए, डेसिमल से डेसिमल ये भी कैंसिल कर देना, और ये देख लो 55 से इसको 2 बार भी काटोगे, वैसे 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार तो 110 होता है, बट 2 के लगभग ही कुछ आएगा, 2 और 16 32 हो जाएगा बच्चों, ये 32 से बड़ा नंबर ही होगा। 32 2 जा 64 होता है, उससे बड़ा ही है, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, तो यानी कि थर्ड आंसर इसका दिखना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 13 तो वैसे ही कैंसिल है, तो सेकंड या थर्ड में से थर्ड आंसर ही दिख रहा है, रफली कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे थर्ड आंसर आना चाहिए। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफ बनाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या होता है इक्वेशन, E इक्वस टू K प्लस फाई, E की वैल्यू h न्यू लिख रखी है, तो K इक्वस टू h न्यू माइनस फाई लिख सकते हैं बच्चों। फाई को उधर ले गया मैं, K को y एक्सिस में बनाया हुआ है, h x प्लस सी, देख लीजिए y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन C की वैल्यू माइनस में है, C की वैल्यू माइनस में है, तो लाइन ऐसी आनी चाहिए थी बच्चों, इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए था, इस तरीके का ग्राफ, है ना, इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए था। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, गति जुड़ जाए, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए ये बनाएंगे नहीं, इसलिए आपको ये आंसर इसका सही बोलना पड़ेगा, फोर्थ आंसर। ठीक है ना, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और 21 के बाद 22वें नंबर पे आ जाइए। 22वें नंबर पे बोला हुआ है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो लाइमन की फर्स्ट लाइन 1 अपॉन लैम्डा लाइमन इक्वस टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। लाइमन में 1 पे आना है और 2 से 1 पे आ जाएगी, और बाल्मर की भी फर्स्ट लाइन तो 1 अपॉन लैम्डा बाल्मर का आर और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। बाल्मर में
मतलब लाइमन में तो n इक्वल्स टू 1 पर आते हैं और शॉर्टेस्ट लाइन में तो 2 से 1 पे आ जाएगी। लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज आती है, उसमें n इक्वल्स टू 2 पे आना है, कहाँ से 3 से 2 पे आओगे तो वही उनकी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। इसका रेशियो ले सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें इधर तो कितना रह जाएगा बच्चों r, और ये कितना है 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 माइनस 1/4 3/4, और ये जो आई है 1/λ_b ये आ रहा है r, और 9 माइनस 4 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो नीचे 36 है, ऊपर बच्चों 5 आ जाएगा। 5 कैसे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें अगर अपन इसका रेशियो ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे रेशियो लेंगे, ये 1/λ है, ये 1/λb है, इनका रेशियो लोगे अगर आप तो यहाँ पे λb ऊपर पहुँच जाएगा। तो λb ऊपर पहुँच गया तो λb/λl ये लिखा होगा, ठीक है ना, λb ऊपर पहुँच जाएगा। इधर 3/4 था तो ऊपर तो 3/4 ही रहेगा, नीचे 5/36 लिखोगे, 36 ऊपर चला जाएगा तो 36 ऊपर और नीचे 5 नीचे आ जाएगा। 4 9 जा 36 होता है बच्चों, 9 ऊपर आ गया, 9 3 जा 27/5 आएगा, लेकिन 27/5 आया है, बाल्मर ऊपर और अपन ने लाइमन को नीचे रखा है, जबकि पूछा हुआ है अपने से लाइमन, मतलब इस रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। तो 5/27 यानी थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। 5/27 22वें का आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लिखवाते हैं -13.6 Z²/n²। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सब दिया हुआ है, -13.6 Z² मतलब 3 का स्क्वायर, और n 1 होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा हुआ है। तो 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करते तो 136 आता है, 136 से थोड़ा सा कम 122, यही इसका आंसर आ जाएगा। और ये माइनस में एनर्जी थी, तुम्हें प्लस में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। आगे चलते हैं 23rd के आगे चलते हैं, 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24th क्वेश्चन में मॉडरेटर, बच्चों याद रखना है मॉडरेटर या मंदक H2O भी होता है, D2O भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है ना। तो ये बोरोन और कैडमियम तो क्या होती हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स, नियंत्रक छड़ें होती हैं, स्टील का तो कोई रोल है ही नहीं। ग्रेफाइट ही यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने D2O H2O याद कर रखा है वो सही है, मंदक या मॉडरेटर D2O या H2O ही भी होता है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना दिखें तो आप ग्रेफाइट भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 25th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, पेनिट्रेशन पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की होती है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा की होती है, फिर बीटा की, और सबसे ज़्यादा होती है गामा की। इसीलिए ये ऑर्डर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, होता सबसे ज़्यादा गामा की है पेनिट्रेशन पावर, है ना। आयोनाइजेशन पावर, आयनन क्षमता, इसकी उल्टी हो जाती है अगर पूछता कोई तो याद कर लेना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन बच्चों, कोई भी न्यूक्लियस होता है, कोई भी नाभिक होता है, डेंसिटी या घनत्व सारे नाभिकों का सेम होता है। आपको रेशियो ऑफ डेंसिटी पूछा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, डेंसिटी सभी नाभिक सभी न्यूक्लियस की सेम होती है, 1:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 27th क्वेश्चन पे आ जाइए। 27th क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे कि 1/16 पार्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। 1/16 को क्या आप 1/2 की पावर n लिख सकते हो? क्या यहाँ से n की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। तो 4 मतलब 4 हाफ लाइफ का समय 40 दिन दिया हुआ है, हाफ लाइफ आ जाएगी बच्चों 10 दिन के बराबर। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने चाहिए अपने को इन टॉपिक्स के, है ना। 1/16 अगर रिड्यूस हो चुका है तो 1/16 को 1/2 की पावर n से बराबर कीजिए, देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि इट रिड्यूसेस टू 1/16, 1/16 हो जाता है। पहले आधा हुआ होगा, आप मेंटली भी सोच सकते हैं, पहले आधा हुआ होगा, फिर 1/4 हुआ होगा, फिर 1/8 हुआ होगा, फिर 1/16 हुआ होगा। कितनी बार आधा हुआ, 4 बार आधा हुआ, तो 4 हाफ लाइफ का वैल्यू 40 है, 1 हाफ लाइफ की वैल्यू 10 है, ओरली भी आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 28th पे आ जाते हैं। 28th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि शुरुआत में दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, 2 सैंपल्स हैं,
इनका डी के कॉन्स्टेंट 5 लैम्डा और लैम्डा दिया हुआ है, तो इक्वेशन आ जाएगी n1 बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा की जगह 5 लैम्डा। दूसरे के लिए n2 इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। और यहाँ पे आप रेशियो ले लीजिए, इनका रेशियो दिया हुआ है 1/e², इनका रेशियो लिया तो इनका रेशियो दिया हुआ है 1/e², n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा और e की पावर -4 लैम्डा टी बाकी रह जाएगा। कैसे बाकी रह जाएगा, ये e की पावर माइनस लैम्डा टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसमें, तो -5 में प्लस लैम्डा टी ऐड करोगे तो -4 लैम्डा टी बाकी रह जाएगा। e की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो e की पावर -2 बराबर e की पावर -4 लैम्डा टी, यानी -2 बराबर -4 लैम्डा टी, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लैम्डा। 1/2 लैम्डा मतलब फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, 28 का फोर्थ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, 29th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है ईएम वेव कौन सी नहीं है। बच्चा गामा रेज ईएम वेव होती ही हैं। बच्चों हीट रेज इनको इंफ्रारेड रेज बोल देना आप, इंफ्रारेड रेज समझ रहे हो क्या। हीटिंग जैसे सन से जो हीट रेज आ रही हैं उनको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन में आती हैं वो। तो इंफ्रारेड रीजन, एक्सरे भी ईएम वेव में थी। कोई बीटा रेज जो होती है ना बच्चों, ये ईएम वेव में होती नहीं है। यही इसका आंसर है, सेकंड ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला हुआ है कि कितना करंट फ्लो करेगा। बच्चों ये जो डायोड है इसमें ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल होता तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती, तब इसमें करंट फ्लो हो सकता था। ये -4 है, -1 है, अगर कोई आपको दिक्कत है तो दोनों तरफ 4 जोड़ दो। यहाँ पे 4 जोड़ता तो 0, यहाँ पे 4 जोड़ता तो 3। किसका हाई पोटेंशियल है, इस पॉइंट का हाई पोटेंशियल है ना, तो ये तो रिवर्स बायसिंग में है, और अगर ये रिवर्स बायसिंग में तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 एम्पियर करंट आ गया भाई, और कुछ करना नहीं है। पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है, जब ये हाई पोटेंशियल और ये एंड लो पोटेंशियल आ जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड तभी काम करता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। अच्छा, लोग इसको याद करने की सोचते हैं, याद मत करो ये सर्किट की कौन सा सर्किट है, इसमें इनपुट दे के देख लो। चलो इसको मैं 1 मानता, मतलब फिर बताया ना इससे पिछले वाले सवाल में, ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो डायोड है, अगर ये हाई है और ये लो है तो ये करंट को आगे जाने देगा, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। अगर ये 1 होता, ये 1 होता, मतलब ये हाई होता, ये भी हाई होता, तो क्या होता, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता, यहाँ से भी करंट जाता, यहाँ से भी करंट जाता, मतलब यहाँ पे तुम्हें हाई मिलता। तो पहले मैंने लिख दिया 1 और 1 1 दे रहा है ना, हाई को क्या लिख सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। अच्छा, अब वापस से यहाँ पे मैं फिर से मानता हूँ कुछ, तो यहाँ पे आप फिर से मानिए हाई और लो। तो यहाँ पे मैंने माना हाई, यहाँ पे माना मैंने लो, यहाँ पे माना 1, यहाँ पे माना 0। 0 का मतलब ये रिवर्स बायसिंग में हो गया है बच्चों, क्योंकि ये वाला जंक्शन पी साइड तो क्या होनी चाहिए, हाई पोटेंशियल होना चाहिए, बट ये लो पोटेंशियल हो रहा है। तो बात ये हो गई है कि अगर ये 1 है तो यहाँ से तो करंट जाएगा, तो यहाँ पे 1 तो मिल ही जाएगा, आपको करंट तो मिलेगा ही। इसका मतलब 1 और 0 पे फिर से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 और 0 पे फिर से क्या मिल रहा है, 1। अगर इसके आप अपोजिट करते, है ना, इसके अपोजिट अगर आप करते तब भी आपको वहाँ पे करंट मिल जाता बड़ी ही आसानी से। कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 रखते तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाती, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ पे मिलता आपको, इसका मतलब 0 और 1 पे भी आपको 1 मिल जाएगा, और 0 और 0 होगा तो दोनों ही रिवर्स बायसिंग होगी, यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, 0 और 0 पे भी 0 मिल जाएगा। तो ये कौन सा गेट दिख रहा है हमें, ये हमें बिल्कुल आसानी से और गेट दिखने वाला है, ठीक है ना। तो और गेट, उससे आंसर आ जाएगा अपने पास, मतलब 1 + 1 1 + 0 0 + 1, तो और गेट मतलब 31 का आप देखोगे तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 32 क्वेश्चन में आ जाइए। 32 क्वेश्चन में काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। 32 क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉमन एमीटर आपको दिया हुआ है, और आपसे ये बोला हुआ है करंट गेन इज़ 100। ये करंट गेन आपको दिया हुआ है कॉमन एमीटर के लिए। कॉमन एमीटर होता क्या है, कॉमन एमीटर में एमीटर तो दोनों तरफ आता ही है,
कॉमन है एमीटर, और याद रखना है एक तरफ बी एक तरफ सी तो हर आपके ट्रांजिस्टर में आएगा ही, बी और सी तो हर तरफ लिखना ही है, शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है आपको। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, करंट गेन की वैल्यू यहाँ से आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट मतलब सी, इनपुट मतलब बी, तो आई सी बाई आई बी की वैल्यू आपको दे रखी है 100। इफ़ कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर तो 1 अपॉन आई बी बराबर 100, तो आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.01 मिली एम्पियर, है ना, क्योंकि 100 को नीचे लाओगे तो 1/100 0.01 आ जाएगा। 0.01 आंसर भी है, इसको टिक मत कर देना क्योंकि ये तुम्हारा बेस करंट आया है, अपने को एमीटर करंट पूछा है बच्चों, अपने तो बेस करंट निकाला, अपने को तो एमीटर करंट पूछा है, तो आई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई बी प्लस आई सी आ जाएगी। तो आई बी की वैल्यू 0.01 है, ये 1 दी हुई थी, आई सी की वैल्यू आपको 1 मिली एम्पियर दी हुई है, 1 प्लस 0.01 1.01 मिली एम्पियर, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 32 का आंसर सेकंड आ जाएगा। सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें, थर्ड आंसर दिया हुआ है आपको, है ना, बट सेकंड आंसर सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 33 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ईएम वेव का सवाल है। ईएम वेव के सवाल में आपसे बोला हुआ है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या होती है, ये एनर्जी डेंसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, ये ताक्षणिक एनर्जी डेंसिटी होती है। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होती थी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, समझ रहे हो। तो ये ई इंस्टेंटेनियस है, किसी क्षण का, टी की अलग अलग वैल्यूज डालोगे, ये एनर्जी डेंसिटी है इंस्टेंटेनियस। अपने को एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछी हुई है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो तुम इसका स्क्वायर करोगे ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, तो हाफ से और मल्टीप्लाई होएगा, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रूफ बताया हुआ है आपको क्लास में, आंसर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ई का स्क्वायर, ई आपको दिया हुआ है ना, ई की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 में आंसर आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, है ना, 2.2 लिख सकते हो इसे। 33 का आंसर आप देखोगे सेकंड ही इस 33 का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 34 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 34 नंबर के क्वेश्चन में एनर्जी रिलीज पूछी है, हो जाएगा एनर्जी रिलीज का क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दिया क्या हुआ है, ये वैल्यूज क्या दे रखी है ये पढ़ लेना जरूर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, एक न्यूक्लियन की एनर्जी दी हुई है, तो ये बताओ कितनी दी हुई है, एक्स की 7.4 दी हुई है, तो एक्स की एनर्जी है 7.4, एक न्यूक्लियन की, यहाँ पे ऐसे 200 हैं तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ए की एनर्जी कितनी दे रखी है, ए की दे रखी है 8.2 और बी की भी कितनी दे रखी है 8.2, इसकी भी 8.2 है ना, इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ मैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। इसकी भी कितनी दे रखी है 8.2, एक न्यूक्लियन की, लेकिन ए के ऊपर 110 है, तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ऐसे 90 वाले की भी कितनी दे रखी है 8.2, लेकिन उसके 90 है। तो बताओ इन दोनों एनर्जीज को अगर मैं जोड़ता, ऐड करता, तो 8.2 कॉमन आ जाता इंटू 200, ये एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाती 7.4 इंटू 200। बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर दो, वही रिलीज एनर्जी या क्यू एनर्जी आ जाएगी। यहाँ 200 कॉमन आ जाएगा बच्चों, और 8.2 माइनस 7.4 आ जाएगा, तो 6 7 8, 200 इंटू 0.8 आ जाएगा आंसर। 200 इंटू 0.8 मतलब 160। 34th का आंसर अगर आप देखोगे तो 4th इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या नाभिकों की संख्या से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं बट आने चाहिए। अच्छा, जीनर डायोड का वोल्टेज 15 वोल्ट दिया हुआ है, करंट कितना जाएगा, चलो बताओ। ये 0 वोल्ट मान लो, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 15 वोल्ट जीनर के कारण हो ही जाएगा। ये 20 दे रखा है तो इधर 20 वोल्ट आ जाएगा। तो बताओ मेरे को अलग अलग पेन से
यहाँ पे इसमें करंट कितना आएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी V/R। V है 5/250। बच्चों V/R, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर 20 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया, 5/250। ये करंट आया, इसको ना 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं, 20/1000 हो गया, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी ना। 0.2 आ गया देखो, है ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया तो 20/1000 आ गया ये। अच्छा ये बताओ अब यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ भी करंट की वैल्यू वही आएगी V/R, लेकिन यहाँ V कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये 15 था, ये भी 15 ही होगा, तो 15/किलो मतलब 1000, 15/1000 इधर। तो देखो समझ में आ जाना चाहिए अब आपको, यहाँ से कितना करंट आया, यहाँ से करंट आया था, या इस चित्र में बता देता हूँ, है ना, यहाँ से करंट कितना आया था, यहाँ से करंट आया 20/1000, और यहाँ कितना करंट चला गया, 15/1000। 15/1000 ही गया क्या, हाँ 15/1000। तो 20 में से 15 इधर चला गया, तो इसमें कितना चला जाएगा, 5/1000 चला जाएगा। 5/1000 मतलब 5 मिली एम्पियर। 35th का अगर तुम आंसर देखोगे तो वो आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। 35th का सेकंड आंसर वो आने वाला है, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हो, जीना डायोड पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, बस 35th का आंसर आ जाएगा। ये बच्चों सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि आपको पता है इस बार के नीट में सेक्शन ए में से तो सारे सवाल करने ही हैं, 35 के 35। सेक्शन बी में 15 सवाल होंगे, जिनमें से कोई भी बेस्ट 10 आपको करने, कुल मिला के 45 क्वेश्चन आपको करने। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन में बोला है कि टी टाइम में 60% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। मान लीजिए शुरुआत में कुछ भी था, टी टाइम के बाद केवल कितना बाकी रह जाएगा, 0.4 बाकी रह जाएगा, 40% बाकी रह जाएगा ना। क्वेश्चन ने बोला है टी टाइम में 60% खत्म हो गया, है ना, तो ये मान लीजिए 1 था, तो 60% मतलब 60/100, 60/100 का मतलब 60/100 का मतलब 0.6 खत्म हो गया, तो बाकी कितना रह गया, अब 0.4 बाकी रह गया। अब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता में बच्चों सेम टाइम में सेम परसेंट में डिके होता है, समान समय में समान प्रतिशत में कमी आती है। अगर टी टाइम में 60% की कमी आई है तो अगले टी टाइम में भी 60% की कमी आ जाएगी। तो 0.4 का 60% कितना होगा, 0.4 इंटू 0.6, 0.4 इंटू 0.6 जो कितना हो जाएगा 0.24, इतने की कमी आ जाएगी, समझ रहे हो क्या। तो 60% तो पहले कम हो गया, 0.24 अब कम हो गया, तो कुल कितने की कमी आ गई, 0.84 की। बचा हुआ कितना रह जाएगा, 0.16। तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कितना क्षय हो जाएगा, 84%। 0.84 मतलब 84% सैंपल क्या हो जाएगा बच्चों, डीके हो जाएगा। 36th का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। याद करना है, कंसेप्चुअल है, तो इक्वेशन लगाओगे काफ़ी समय लग सकता है, डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर लो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। 37 ट्रुथ टेबल बनानी है। ये कौन सा गेट है, और है, तो ये A+B आ गया, है ना। यहाँ पे A आ रहा था, यहाँ पे C आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, A+C आ गया। ये एंड गेट है, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, A+B का डॉट कर दो A+C के साथ। ये तो मेरे को थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, A+B का डॉट A+C के साथ। 37 का थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 38 बताओ, 38 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड EM वेव का सवाल दिख रहा है, ERMS दिया हुआ है। फॉर्मूला होता था C = E/B। सर ये फॉर्मूला याद नहीं होता, याद करने के लिए डायमेंशन लगाओ। क्या QE को QVB के बराबर बोल सकते हो। एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक चुंबकीय बल है, एक विद्युत क्षेत्र बल है। बल और बल को बराबर किया मैंने, फोर्स और फोर्स को बराबर किया, तो क्या V की वैल्यू E/B दिख रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का V हो जाता है C, इसलिए C की वैल्यू कितनी लिख रखी है, E/B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कैसे करोगे वो बताया हुआ है, तो ये हटा के मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, C = E/B। याद रखना, अगर ये ERMS लिखोगे तो ये B भी किसका आएगा, RMS का ही आएगा, है ना। अगर ये पीक लिखते, अधिकतम लिखते, तो नीचे भी अधिकतम आता, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸। ERMS 6 दे रखा है, और BRMS यहाँ से तुम निकाल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की RMS वैल्यू निकाल सकते हो।
तो बी आर एम एस मेरे को कितना दिख रहा है वहाँ से, बी आर एम एस ऊपर गया 6 3 2 2 इंटू 10 की पावर -8 है ना। 3 से इसको कैंसिल करोगे ये 2 आ जाएगा और 10 की पावर 8 दूसरी तरफ आ गया। ये बी आर एम एस आया है अपने को, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ना पीक वैल्यू, शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आर एम एस को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो शिखर मान मिलेगा। इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर है। √2 होता है 1.414, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आंसर 2.8 इंटू 10 की पावर -8। तो आंसर 4th दिख रहा है। 38 का आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 39th क्वेश्चन में आ जाइए। 39th क्वेश्चन में आपको फिर से आउटपुट बताना है। ये कौन सा गेट है, एंड है ना, और आगे एक गोला दिख रहा होगा आपको, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देना। तो एंड के ऊपर नॉट है, नैंड गेट बन गया वैसे तो ये। और नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आती हो तो ठीक है, वरना डायरेक्टली भी आ जाएगा, कुछ कोई खास बात नहीं है। देखिए इसमें आपको समझ में आना चाहिए ए कहाँ हाई कहाँ लो है। तो ए शुरुआत में 0 है ना। तो मैं एक जगह अगर इसे बना लूँ कहीं पे, ताकि आप ए बी और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वाई, तो शुरुआत में ए और बी दोनों 0 0 हैं। वो 0 0 कैसे हैं वो देखने में भी पता लगेगा आपको कि ए नीचे, अगले में बी ऊपर आ गया, देखिए है ना, मतलब ए ऊपर आ गया, ए की लाइन ये रही, दूसरे कलर से देखिए ऊपर आ गया, बी अभी भी उसी लेवल पे है। तो बाद में ये मतलब ए तो किस पे 1 पे और बी कितना है 0 है। तीसरा देखोगे तो ए फिर से नीचे आ गया, बी अभी भी वहीं पे है, तो 0 0 है फिर से। और इसके आगे अगला अगर देखोगे आप तो ए ऊपर आ गया है, ए 1 हो गया है, और बी भी कितना हो गया है, 1 हो गया है, बी भी 1 हो गया है। और लास्ट में देखोगे, आखिरी देखोगे तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, 0 और 0 है। तो बस ये आप देख लीजिए, उसमें अप एंड डाउन्स दिख रहे होंगे आपको, डिफरेंट कलर से दिख गया होगा, ठीक है ना। ए नीचे फिर ऊपर गया तो 1 मान लिया, बी हमेशा नीचे था फिर ऊपर गया तो 1 मान लिया, और बस आंसर आ गया। सबसे पहले 0 और 0 है, तो 0.0 अगर अपन करते है ना, कौन सा कलर ले लूँ, गुलाबी ले लेता हूँ चलो। तो 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1 आ जाता, ये 1 आ जाता है ना। तो सबसे पहले 1 1 इंटू 0 0 होता, और 0 का बार फिर 1, 0 इंटू 0 0, 0 का बार फिर 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, 0 इंटू 0 का 0, 0 का बार 1। तो शुरुआत में 1 1 1 आएगा, शुरुआत में 1 1 1 आ रहा है, फिर इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो गया, और फिर लास्ट में वापस से क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। 39 का सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 38 पे आ जाते हैं। 38th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, सबसे पहले Z92 था, है ना, फिर इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है अल्फ़ा, अल्फ़ा होगा तो Z 2 से कम हो जाएगा, 2He4 होता है तो नीचे वाला 2 से कम हो गया। फिर हुआ बीटा माइनस, बीटा माइनस में माइनस होता है तो प्लस कर दो, है ना, याद करने का तरीका। फिर बीटा माइनस, बीटा माइनस होता है फिर प्लस कर दो, 92। फिर अल्फ़ा हुआ, तो अल्फ़ा हुआ तो फिर 90 हो गया, अल्फ़ा में 2 कम होंगे। बीटा माइनस हुआ तो प्लस कर दो, तो 91। फिर बीटा माइनस हुआ तो प्लस कर दो, 92। फिर अल्फ़ा हुआ, अल्फ़ा हुआ तो फिर 2 से कम कर दो, 2 से कम करोगे तो 90 आ गया। फिर बीटा प्लस हुआ, प्लस में माइनस कर दो, 89 हुआ बीटा प्लस में। और फिर बीटा प्लस हुआ, प्लस में माइनस कर दो, तो कहाँ तक आ गया, 88। बस आंसर आ गया 88, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है। अल्फ़ा में 2 कम होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस कई बार बताया हुआ है। डायरेक्टली भी देख सकते थे, शुरुआत में अल्फ़ा बीटा माइनस वो सब कैंसिल होके लास्ट के 3 से ही आंसर आ जाता है ना। तो आंसर 40 का फर्स्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर 40 का आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी चल रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 41 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको ये चित्र दिया हुआ है, बताओ इसमें ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं कि यहाँ से अगर अपन लिखें EC माइनस EA, EC माइनस EA, C से A तक एनर्जी आ रही थी, और क्या EC माइनस EA को EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। देखो EC माइनस EA लिखा है, इसे लिखा है EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA, ये EB से EB कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड भी EC माइनस EA ही लिखा हुआ है ना। लेकिन एनर्जी का डिफरेंस hc बाय लैम्डा के बराबर होता है, तो ये EC माइनस EA
ई सी माइनस ई ए मतलब ये लैम्डा 3 दिया हुआ है, तो ई सी माइनस ई ए को एच सी बाय लैम्डा 3 लिख लूँगा मैं। और ऐसे ही मेरे को इसके आगे दिख रहा है ई सी माइनस ई बी, तो सी से बी पे आने के लिए मेरे को लैम्डा 1 दिख रहा है, तो एच सी बाय लैम्डा 1। और इसके आगे मेरे को दिख रहा है ई बी माइनस ई ए, तो ई बी माइनस ई ए में लैम्डा 2 दिख रहा है, तो एच सी बाय लैम्डा 2। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे सारे एच सी कैंसिल हो गए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा नहीं लग रहा क्या कि 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल्स टू 1/r, तो लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। सॉल्व करने पे लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन की एच सी बाय लैम्डा के बराबर होती है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 42 क्वेश्चन में आ गए हम। 42 क्वेश्चन फिर से बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर या क्यू एनर्जी के ऊपर है। देखिए ये रिएक्शन है 1H2, ये 1H2, ये दे रहा है 2He4। ध्यान से देखिए, ड्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है x1, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये रहा ड्यूट्रॉन, तो पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की x1 है तो दो न्यूक्लियन की कितनी हो जाएगी 2x1। ऐसे ही यहाँ पे एक न्यूक्लियन की x1 है तो दो की कितनी हो जाएगी 2x1। और अल्फा पार्टिकल की कितनी दे रखी है x2, तो अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है x2, और एक की x2 है तो चार की कितनी हो जाएगी 4x2। और जो बन रहा है उसको स्टेबल मानने का, इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मानने की, रिलीज एनर्जी ज़्यादा मानने की, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बड़ी एनर्जी है 4x2, इसमें से माइनस कर दीजिए 2x1 प्लस 2x2 को। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 4x2 माइनस 4x1, है ना, ये भी 1 ही था, 4x2 माइनस 4x1, 4x2 माइनस 4x1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो रिएक्शन हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब खुद की एनर्जी कम है, खुद की एनर्जी कम मतलब रिलीज एनर्जी ज़्यादा है, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा है, और बंधन ऊर्जा ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी लिखिए। तो बस बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। ये कितना था 4x2, ये कितना था 4x1, 4x2 माइनस 4x1, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 42 का आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 43 क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो 43 क्वेश्चन ध्यान से देखो। 43 क्वेश्चन में आपको दिया है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर मतलब एमीटर कॉमन है, एमीटर कॉमन दिया हुआ है ना। और बी और सी तो एक तरफ लगाना ही है हर बार जब भी ट्रांजिस्टर बना रहे हो, और जो कॉमन है वो तो दोनों तरफ लगेगा, यही होता है कॉमन एमीटर। और कॉमन बेस में अल्फ़ा, तो इसमें बीटा आ रहा होगा, और बीटा की वैल्यू होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये सब पहले से याद होना चाहिए आपको। तो ये बीटा की वैल्यू है जो करंट गेन जिसको अपन बोलते हैं ना। तो बताओ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एमीटर इफ द आउटपुट रेजिस्टेंस इज, अच्छा इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है अपने को। इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आरबी की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब सी का रेजिस्टेंस 500 ओम दिया हुआ है अपने को, अल्फा दिया हुआ है। अच्छा अल्फा दिया हुआ है, लेकिन कॉमन एमीटर में तो बीटा होता है, तो क्या आप अल्फा से बीटा निकाल सकते हो? क्योंकि कॉमन एमीटर में तो बीटा ही होता है करंट गेन, तो बीटा की वैल्यू होती है बच्चों अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक फॉर्मूला चलो पता होना चाहिए अपने को। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.98, और 1 माइनस 0.98 कितना हो जाएगा 0.02 यानी 49। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 के बराबर। और क्या दे रखा है पावर गेन। अब पावर गेन की वैल्यू कितनी आएगी देखो, मतलब इसमें आप अपने हिसाब से याद कर लो चीज़ें, रिवीजन लेक्चर एक डाला हुआ उसको देख के चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। पावर गेन मतलब पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर का फॉर्मूला होता है I²R, तो I² आउटपुट का कितना हो जाएगा IC का स्क्वायर इंटू RC अपॉन IB का स्क्वायर इंटू RB। यही पावर आउटपुट है, और यही दिया हुआ है 6.06 इंटू 10 की पावर 6। अब इसमें जो IC/IB है जिसको आप बीटा कहते थे, बीटा की वैल्यू 49 है, तो ये IC/IB का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर। RC मतलब आउटपुट का रेजिस्टेंस 500 दिया हुआ है, क्या ओम में ही दिया हुआ है 500 किलो यानी 10 की पावर 3। ये सब क्या लिख दिया मैंने IC²/IB², वो 49 का स्क्वायर हो गया। RC की वैल्यू आ गई, नीचे RB था, RB को ऊपर ले गया मैं,
और ये वाला जो नंबर है ये नीचे आ गया 6.06 इंटू 10 की पावर 6। बस यही आंसर है और क्या है, यही आंसर है, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर, दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ जो और दिखे आपको। तो 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, नीचे 60 के लगभग आ जाएगा, क्योंकि देखो 10 की पावर 6 है और ये 3 और 2 5 है, तो नीचे 10 बाकी रह गया, 10 और 60.6, तो नीचे 60 आ गया, ऊपर 5 आ गया, ये 5 से इधर ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ऊपर 49 का स्क्वायर है, उसे 49 इंटू 49 और नीचे 12, रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। 12 4 जा 48 होता है, 4 इंटू 50 करते तो 200 के लगभग आंसर आता, 200 से थोड़ा सा कम कोई आंसर दिख रहा है क्या, 198 आंसर आएगा और क्या। रफली कैलकुलेशन भी बता दी आपको। हाँ, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और इसका करंट गेन कितना होता है कॉमन एमीटर का पता होना चाहिए, वो बीटा होता है, दिया हुआ अल्फा था इसलिए निकाला है अपन ने। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। बताओ 44 नंबर का क्वेश्चन, 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, करंट 100 ओम में कितना करंट आएगा, ये कितना करंट आ रहा है 100 ओम में ये बताना है। बच्चों ये हाई है, ये लो है ना, बैटरी के कारण वो हाई, ये लो, ये हाई है, ये लो है, तो ये तो काम करेगा, लेकिन ये हाई हो गया, ये लो हो गया, सेकंड वाला ब्रांच रिवर्स बायसिंग के कारण काम नहीं करेगी। डायोड में बता दिया ना आपको, ये हाई और ये लो होगा तभी करंट जा सकता है। तो बीच वाली ब्रांच को हटा दो भाई, बीच वाली ब्रांच को हटा दो, बीच वाली ब्रांच काम नहीं करेगी। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस 50 लेना है, तो डायोड का रेजिस्टेंस ये 50 हो गया, इसको 50 मानना है क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है। बताओ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R आ जाएगी, V की वैल्यू 6 है, R कितना हो जाएगा 50 और 150 कितना हो गया 200, 200 में 100 जोड़ा कितना हो गया 300, बस यही आंसर आ गया और क्या है। सारा रेजिस्टेंस सब सीरीज में है, सब में सेम ही करंट जाएगा। 3 से इसको काटोगे 2 और नीचे 2 जीरो हैं, 0.02 आ गया, 0.02 मतलब 44 का आंसर अगर आप देखोगे 44 का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 44 का सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 45 पे आ जाओ। 45 में बोला हुआ है एक्टिविटी आपको दे रखी है A1 और A2, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये A1 है और ये A2 है, एक्टिविटी A1 और A2 दी हुई है आपको, है ना, सक्रियता A1 A2 दे रखी है। बच्चों एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा n, सक्रियता का फॉर्मूला होता है लैम्डा n, n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग मतलब कितने नाभिक बाकी हैं, कितने न्यूक्लियस शेष हैं वो होता है। थोड़ा एग्जांपल ले लो, मान लो शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियस N1 होते, वो 80 होते, है ना, बाद में नंबर ऑफ न्यूक्लियस 60 हो गए होते, तो बताओ कितने डिके हो गए, कितने गायब हो गए, 80 का 60 रह गया मतलब 20 गायब हो गए। क्या आपने 80 - 60 किया है, क्या आपने N1 - N2 किया है, पहले आप समझो निकालना क्या है, अपने को यही पूछा हुआ है कितने डिके हो जाएंगे न्यूक्लियस। तो पहली एक्टिविटी अगर A1 थी तो उस वक्त नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने मान लिए N1, बाद में एक्टिविटी A2 थी तब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने मान लिए N2, कितने डिके हो गए न्यूक्लियस N1 - N2, यही आंसर है। क्या N1 को A1 बाय लैम्डा लिख सकते हो, N1 को A1 बाय लैम्डा, लैम्डा नीचे आ गया। क्या N2 को A2 बाय लैम्डा लिख सकते हो, A2 बाय लैम्डा आ गया, बस यही आंसर आ गया। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A1 - A2 बाय लैम्डा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 45th क्वेश्चन का। तो समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ निकालना है, उससे आंसर आप निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 45th। 46th क्वेश्चन में मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ का मतलब होता है 37% बाकी रहना, है ना, 0.37 बाकी रहना। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट, क्षय भाग पूछा है। अब ये इक्वेशन होती थी n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन होती थी, और n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी अगर है तो n/n0 ये e की पावर माइनस लैम्डा टी है, और अगर आपने एवरेज लाइफ ले रखी है तो 1/e मतलब 37% बाकी रह जाएगा ना, 37% को क्या लिखते हैं 1/e। ये रिमेनिंग फ्रैक्शन आया है, शेष भाग या रिमेनिंग फ्रैक्शन है 1/e।
कितना गायब हो गया होगा, अगर इतना बाकी है तो गायब कितना हो गया होगा, 1 माइनस 1 बाई ई। 1 माइनस 1 बाई ई मतलब ई माइनस 1 बाई ई। 46 का तुम आंसर देखोगे, 46 का आंसर थर्ड आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 47 क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें दिया हुआ है Q बराबर Q नॉट साइन, साइन के आगे 2 पाई एफ टी, साइन 2 पाई एफ टी। ये 2 पाई एफ के आगे इधर आर भी है, ये आर कुछ नहीं है ना, 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी ये आपको दिया हुआ है। बच्चों करंट के लिए आप डी क्यू बाई डी टी निकालिए। ये डी क्यू बाई डी टी से कंडक्शन करंट आएगा, चालन वाली धारा आएगी, बट याद रखना आई सी और आई डी हमेशा बराबर होता है। कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा बराबर होता है। बस डिफरेंशिएशन कर लो, अवकलन कर लो, क्यू नॉट है, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, आंसर कॉस में एक ही दिया हुआ है, सेकंड ही आएगा। डिफरेंशिएशन कर लो वैसे तो, है ना, डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस 2 पाई एफ टी और 2 पाई एफ का भी डिफरेंशिएशन, मतलब 2 पाई एफ टी का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 पाई एफ और बाहर आ जाएगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 पाई एफ क्यू नॉट कॉस 2 पाई एफ टी, ये बाहर यहाँ पे टी दिखना नहीं चाहिए वैसे। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 47 का आंसर अगर आप देखोगे तो 47 का आंसर सेकंड आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और अगला आ जाएगा आपके पास 48th नंबर का क्वेश्चन। आराम से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। 48th क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने को कि कॉमन एमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन एमीटर में आपको बीटा दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। कॉमन एमीटर अपन ऐसे बनाते थे, ये कॉमन एमीटर है, हमेशा एक तरफ बी और एक तरफ सी, ये तो हमेशा ही लिखना है आपको। कॉमन एमीटर है तो एमीटर दोनों तरफ लगा सकते हो। यहाँ पे बीटा मतलब करंट गेन, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट सी में और इनपुट बी में। तो आई सी बाई आई बी की वैल्यू दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है आपको। यहाँ से आई सी निकाल लो, आई सी की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू आई बी, बेस वाला करंट। बेस वाला करंट यहाँ से निकालने की कोशिश करो भाई, है ना, यहाँ से बेस वाले करंट को निकालने की आप कोशिश कीजिए। तो आई बी की वैल्यू वो आप निकाल सकते थे, आई बी की वैल्यू आ जाएगी V बाय आर। वी इक्वल्स टू आई आर ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं है, तो आई बी की वैल्यू आ जाएगी V बाय आर। V की वैल्यू दे रखी है 1 मिली, 1 मिली मतलब 10 की पावर -3, और R की वैल्यू दे रखी है 1 किलो मतलब 10 की पावर 3। तो ऊपर जाके ये आ जाएगा 10 की पावर -6 एम्पियर में आई बी। तो 10 की पावर -6 को इधर ले गए अपन, और 10 की पावर -6 को अगर आप इधर ले गए तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू आई बी। आई बी मतलब 10 की पावर -6, यानी ये आ गया बच्चों 10 की पावर -4। बीटा की वैल्यू नहीं आई है, ये आई है आई सी की वैल्यू, है ना। थोड़ा सा इसमें ये आप ये हटा के देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, अपन इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, है ना, इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। तो बताओ आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू आई बी। तो आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू आई बी। आई बी की वैल्यू 10 की पावर -6 आई है अपने पास, 10 की पावर -6 और 100 यानी 10 की पावर -4। ये क्या आया मेरे पास, आई सी आ गया है। आई सी की वैल्यू आ गई है 10 की पावर -4। अच्छा, और निकालना क्या अपने को, आउटपुट का वोल्टेज, तो V इक्वल्स टू आई आर। आउटपुट आपको सी पे ही मिलेगा, तो वी सी इक्वल्स टू आई सी इंटू आर सी, यानी 10 की पावर -4 और 10 किलो, तो 10 और इंटू 10 की पावर 3, 10 किलो, 10 का 10 और किलो का 10 की पावर 3। बोलो 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -4, 1 आ गया आंसर। 1 आ गया आंसर मतलब 1 वोल्ट आ गया आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आराम से, देख लेना किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेस एमीटर का इलेक्टर पता होने चाहिए सारे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइए। बोलिए 49th क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे तो लॉजिक गेट्स का ही आपको दिखेगा। 49th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, Z अपने को बताना है क्या आएगा। ये कौन सा गेट था, और, है ना, तो और गेट था, इसका मतलब यहाँ पे और के आगे एक ना ये डॉट भी देख लेना, ये डॉट लगा हुआ है, तो और का मतलब नॉर हो जाएगा कुल मिला के, है ना। तो x प्लस वाई, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये यहाँ से भी आया x प्लस वाई, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, और यहाँ पे फिर से और है, मतलब x प्लस वाई का बार प्लस x प्लस वाई का बार, और उसका भी बार लगा दिया। ठीक है,
तो यही आ रहा है z। अब यहाँ पे तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई ही रहेगा बच्चों, बार से बार कैंसिल हो गया, ये बार प्लस के ऊपर लगा तो डॉट आ गया, और बार का बार लगा तो फिर x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई, ए डॉट ए, बुलियन अलजेब्रा में ए ही होता था, तो x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। और क्या है 49 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बुलियन अलजेब्रा है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी 50वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आपको बोला हुआ है ये VCC 15 दिया ही हुआ है, यहाँ पे 15 वोल्ट दिया हुआ है, ये 0 दिया ही हुआ है, और VCE, ये VCE आपको कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। बताओ इस लाइन में अगर आप KVL लगाओ तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 0 यहाँ पे 15 है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 15 बराबर VCE प्लस ICRL। समझ रहे हो क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभवांतर VCE, ये पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर IR, और कुल मिला के 15 के बराबर दिया हुआ है। अब ये 15 है, VCE 10 दिया हुआ है, ICRL है ना, तो ये यहाँ पे ना माइनस है, 15 माइनस 10। VCE की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, VCE की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 10, 10 उधर चला गया, तो 5 बराबर ICRL, ये आ जाएगा। IC की वैल्यू निकाल लो, बीटा की वैल्यू होती है IC बाई IB, बीटा दिया हुआ है तुम्हें कितना 100, IC तुम्हें कितना दिया हुआ है निकालना है, और IB कितना दिया हुआ है 0.5 मिली, मतलब 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 इधर जाएगा, 10 की पावर -1, मतलब IC की वैल्यू आ जाएगी 50 मिली, है ना, 0.5 इंटू 100, तो IC की वैल्यू 50 मिली आ गई, तो 5 बराबर IC की वैल्यू 50 और मिली मतलब 10 की पावर -3 इंटू RL। 5 से 5 कैंसिल करोगे, नीचे 10 आ जाएगा, 1/10 किलो ओम, क्योंकि 10 की पावर -3 दूसरी तरफ आ गया, यानी 0.1 किलो ओम, 0.1 किलो ओम, ये आंसर आ जाएगा 50 का थर्ड। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बच्चों, अच्छे से पेपर देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में आपके साथ, बेस्ट ऑफ लक।